के ऊपर आ रहे हैं वो क्या करते हैं, वो लिस्टिंग फीस नहीं देते। आपको पता है जो आपका एम कॉइन हॉट बिट के ऊपर लिस्ट हुआ उसमें कितने पैसे लगे हैं कंपनी के? कितने पैसे लगेंगे? $1.5 लाख। कितने? $1.5 लाख। और आप एक कंपनी का प्रोजेक्ट उठाओ जो इस पे चल रहा हो लिक्विडिटी पे, तो वो आपको बड़े दिलेरी से बोलेगा सर 1000 BNB ऐड है। अब 1000 BNB कितने के हुए सर? $2.5 लाख। भाई कितने के हुए? $2.5 लाख मतलब 2 करोड़, $2.25 करोड़ हो गया। अब वो $2.5 लाख की लिक्विडिटी को आपको सेल कर रहा है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। $2.5 लाख तो यूं खत्म हो जाएगा। आज हमारी कंपनी एम कॉइन की लिस्टिंग के लिए लाख, $1.5 लाख, $5 लाख अगर स्पेंड कर रही है, तो ये जो है ना ये सस्टेनेबल है। हमारी कंपनी भी चाहती तो अगर मार्केट से पैसा पुल करना होता तो वो 10,000 BNB लिक्विडिटी में डाल देती। कितने के पड़ते? $2.5 लाख भाई, $2.5 मिलियन के पड़ते। अब 10,000 BNB किसी भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी भी टोकन के ऊपर देखेंगे। अब होगा क्या? अब यहाँ पर कंपनी ने स्पोर्ट के अंदर अपना कॉइन लिस्ट कराया, हॉटबीट, डेक्स ट्रेड, ठीक है, अर्थबीट, इन सब जगह। पहले विंडेक्स पे भी था, बैंक CX पे भी था, वहां से डीलिस्ट हो गया था। पहले स्टार्टिंग में विंडेक्स के ऊपर वहां से डीलिस्ट कर दिया क्योंकि वो एक तरीके से बदनाम गली हो गई। बदनाम गली मतलब छोटी एक्सचेंजेस हो गई थी। अगर आपका कॉइन उन एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड होता है तो आप अपने प्रोजेक्ट की रेपुटेशन को डाउन कर रहे हैं जी। तो हमारी कंपनी ने क्या किया, वहां से अपने कॉइन को डीलिस्ट कर दिया। डीलिस्ट करने के बाद कंपनी ने जो अच्छी एक्सचेंजेस हैं, जो टायर 2, टायर 3 में आती है, सिर्फ उन्हीं एक्सचेंजेस के ऊपर रखा गया। और अर्थबिट पे क्यों रखा गया है? सिर्फ INR पेमेंट के लिए इंडियन यूजर जी। अर्थबिट के ऊपर कोई भी इंटरनेशनल क्राउड नहीं आता, सिर्फ इंडियन क्राउड रहता है अर्थबिट के ऊपर। लेकिन अर्थबिट के ऊपर आप चाहे 10 लाख का बेचो, चाहे 10 करोड़ का बेचो, आपका माल बिकता है जी। ठीक है, आप सेल ऑर्डर लगा देंगे, यहाँ पर लोग बैठे हैं। ये प्रैक्टिस कोई 1 या 2 दिन की नहीं है, ये 2 साल की प्रैक्टिस है। ठीक है, अब 2 साल से कॉइन जो है, 1.5 साल तो मान लें कि ट्रेडिंग हो रही है इस कॉइन के ऊपर। बाय सेल बाय सेल बाय सेल डेली के डेली चल रहा है। कि कोई भी मैनिपुलेशन आप 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, 15 दिन कर सकते हैं, 1 महीना या 2 महीना या 6 महीना नहीं कर सकते। तो हमारी कंपनी ने क्या किया, कल्चर बिल्ड किया कि आप जो है क्रिप्टो को बाय करो और सेल करो, एम कॉइन के ऊपर ट्रेड करो, एम कॉइन को बाय भी करो, सेल भी करो। तो आज होता क्या है, सबसे बड़ा यूजर जो है वो एम कॉइन को बाय करता है, और एम कॉइन को बाय करके या तो वो होल्ड करता है, या होल्ड करने के बाद वो एम कॉइन से अपने पैकेज को भी बाय कर सकते हैं जी। 50% अपने पैकेज में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने 50% भी यूज किया वो भी पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हैं? मान लो आपने $2700 के अंदर 2 महीने पहले कॉइन दे दिए अपने, आज वो कॉइन की कीमत कितनी होगी? 3 गुना हो चुकी है। अब वो पैकेज आपने अपना नहीं लगाया, वो आपने XYZ आदमी का लगाया, तो फायदा किसको होने वाला है? XYZ को होने वाला। आपने अपना कहीं ना कहीं लॉस कर लिया, जो लॉस आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते। आप ही के बीच में कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने बिटकॉइन भी लिए होंगे, पहले इथेरियम भी लिए होंगे। अगर वो ली हुई क्वांटिटी अगर वो बचा के रख लेते तो शायद आज उनके एसेट की वैल्यू करोड़ों में हो सकती थी या लाखों में हो सकती थी। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले बनाया है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमारी कंपनी हमारे साथ क्या कर रही है और ये क्रिप्टो मार्केट में चल क्या रहा है। आज आप मार्केट में जाओ, लोग आपको बोलते हैं क्रिप्टो मार्केट तो डाउन है, यही कहते हैं ना कि क्रिप्टो मार्केट डाउन है। क्रिप्टो मार्केट 4 साल में सिर्फ एक ही बार हिट होती है। वो कब हिट होती है? उसको बोलते हैं बुल रन। क्या बोला जाता है उसको? बुल रन। 2009 में ये मार्केट पब्लिकली हुई, जबकि क्रिप्टो 2008 में शुरू हो गई थी, और 2013 में पहला बुल रन आया। तो जब बिटकॉइन 0.06 सेंट से शुरू हुआ, ठीक है, और 2013 में जब पहला बुल रन था तो इसने $1300 को क्रॉस किया।
कितने को? 13। अब 2010 में आर के वर्मा जी को कोई चीज में 1 रुपए की दे रहा हूं और मैं बोलूं ये 1 लाख की हो जाएगी, तो क्या ये यकीन करेंगे? ये बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। अब 2013 में बुल रन आया। बुल रन आने का जो वक्त होता है जब इसके हाल्विंग होती है ना बिटकॉइन की, इसका ब्लॉक साइज, तो हाल्विंग का वेट करते हैं। अगर डिफिकल्टीज ना हो तो उसके बाद मार्केट बड़ी तेजी से पुश होती है, ठीक है। तो 2013 के बाद फिर जो दूसरा बुल रन आया वो आया 2017 के अंदर। अब कई कॉइन ऐसे थे जो 2013 के बाद पैदा हुए और 2017 के बुल रन तक खत्म हो गए। अब एक कॉइन था NXT कॉइन, बिटरेक्स के ऊपर। मुझे अच्छे से याद है मैंने उस कॉइन से कम 25 बिटकॉइन बनाए थे और आज वो कॉइन एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि उस वक्त उसने अपनी ब्लॉकचेन बना दी थी। पहले जो है या तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन थी या बिटकॉइन का जो एल्गोरिदम है ना वो SHA-256 है जिसके ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है ना। SHA-256 एल्गोरिदम पे बिटकॉइन बिल्ड हुआ है। अब जो ये डिसेंट्रलाइज इन्होंने सिस्टम अपना ये लेके आए बिटकॉइन, और बिटकॉइन लाने के बाद जो ट्रस्ट बिल्ड किया इन्होंने मार्केट के अंदर, उस ट्रस्ट की वजह से जो फॉरेक्स का कारोबार करते थे या जो ट्रेडिंग करते थे, जिनको पेमेंट इधर उधर करनी होती थी, उन्होंने सबसे पहले क्रिप्टो को अडॉप्ट किया। एक तरीके से अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेसमैन क्रिप्टो में आए हैं 2020 के बाद। 2020 से पहले क्रिप्टो को ऐसा ही समझा जाता था जैसे आप समझते थे कि यार इस बिजनेस में कुछ नहीं, ठीक है ना, इस बिजनेस में कुछ नहीं है। और जब बड़े बड़े प्लेयर्स इस बिजनेस में आए तो ये बिजनेस कहीं का कहीं पहुंच गया। सर डोजे कॉइन मेरे पास एक बिटकॉइन में 1 करोड़ थे, पता नहीं 1 करोड़ थे या 10 करोड़। 10 करोड़ रहेंगे सर। हाँ 10 करोड़ कुछ ऐसे थे। 10 करोड़ उस टाइम पे सतोसी में रेट चलता था इसका 10 सतोसी, और एक नहीं फिर 1 करोड़ थे। एक कॉइन में कितने सतोसी होते हैं पता आपको? लिखो आप, जो भी माइनेबल कॉइन होगा उस एक कॉइन के अंदर 10 करोड़ सतोसी होंगे। कितने? 10 करोड़। आपको पता आपके एक एम कॉइन के अंदर भी 10 करोड़ सतोसी है। जो भी आप इस पे एम कॉइन स्कैन के ऊपर जाके अपनी ट्रांजैक्शन देखते हैं तो वहां पर ट्रांजैक्शन फी दिखाता है वो, तो उसने कितनी चार्ज की होती है आपसे? मे बी 21,000 या 2100, ठीक है, 2100 या 21,000 सतोसी चार्ज कर की होती है। एक एम कॉइन से आप तकरीबन 4000 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कितनी? 4000 बार। अब एक एम कॉइन की कीमत कितनी है? तकरीबन 70 रुपए मान लो आज के हिसाब से। अब 70 रुपए को आप 4000 में डिवाइड करो तो एक ट्रांजैक्शन की कॉस्ट कितनी आ गई आपकी? तकरीबन 2 से 3 पैसा। अब इतनी ट्रांजैक्शन कम किसी की भी ब्लॉकचेन पे या किसी की भी कॉइन की नहीं। तो सबसे कम लोएस्ट फीस है आपकी, सबसे कम, ठीक है। और जिस तरीके से बिटकॉइन चल रहा है, ठीक है, बिटकॉइन अपने आप को नहीं अपग्रेड कर पाया। बिटकॉइन के बाद इथेरियम, सोलोना, कितनी ब्लॉकचेन्स आ गई जो नई से नई लेके आ गई। अब जो आपकी ब्लॉकचेन है वो चल रही है हाइब्रिड ब्लॉकचेन, Web.3 ठीक है ना, हाइब्रिड ब्लॉकचेन पे इस टाइम पे आपका एम कॉइन। अभी मार्केट में हाइब्रिड ब्लॉकचेन 3 या 4 ही कंपनीज है जो ऑपरेट कर रही है। इथेरियम भी फाइट कर रहा है, अभी इथेरियम भी डिप्लॉय नहीं कर पाया अपने सारे उसको। अभी जो ये 15 सितंबर का आई थिंक कल का ही है उसका, जिसको सपोर्ट कर रही हैं सारी एक्सचेंजेस, अगर कल का वो उसका सक्सेसफुल हो जाता है तो 100% फिर इथेरियम भी हाइब्रिड के ऊपर Web.3 के ऊपर आ जाएगा, जहां पर इसका POS और POW दोनों वर्क करेगा, ठीक है ना। तो सर POS होता है प्रूफ ऑफ स्टेक और POW होता है प्रूफ ऑफ वर्क। अब POS क्या है? प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर क्या है? माइनिंग नहीं होती, ठीक है। आपके सारे कॉइन आपको माइन करके पहले दिन मिल जाते हैं। मान लो मैं आज
चौहान टोकन बनाता हूं, तो चौहान टोकन जो बनेगा ना वो पीओएस के ऊपर बनेगा। अगर मैं पीओडब्ल्यू पे बनाऊंगा तो वो टोकन नहीं बनेगा, वो कॉइन बनेगा। पीओडब्ल्यू प्रूफ ऑफ वर्क पे। और मैं चाहूं तो चौहान कॉइन को मैं बिटकॉइन टेक्नोलॉजी पे भी बना सकता हूं, इथेरियम पे भी बना सकता हूं, सोलोना पे भी बना सकता हूं, इन ब्लॉकचेन्स की टेक्नोलॉजी पे भी बिल्ड कर सकता हूं अपनी ब्लॉकचेन। ठीक है, कॉइन भी बिल्ड हो सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज मार्केट के अंदर है, लेकिन मीथर ने ना तो किसी ब्लॉकचेन को यूज किया, ना ही उसने इजी वे ढूंढा। इन्होंने अपनी इन हाउस टीम रखी है और इन हाउस टीम इनकी ब्लॉकचेन भी बिल्ड कर रही है और इनके और प्रोडक्ट्स को भी बिल्ड करती है। अभी क्या इनका जो है ब्लॉकचेन बना है, पहले इनका जो है कॉइन बना। सर इनका पहले ब्लॉकचेन बना, ब्लॉकचेन बनने के बाद उसी के ऊपर कॉइन बना। जब आपसे डिस्कशन हुआ इस कंपनी को लेकर भी आपने